फेसबुक ऐड के इस क्रैश कोर्स में हम आपको वेलकम करते हैं। इस सेशन में हम बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से देखेंगे कि किस तरीके से अगर तो आप एक बिगिनर हैं और एक एडवांस लेवल पे आप एड्स किस तरीके से चला सकते हैं। मेटा एड्स जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, चाहे आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस करें या किसी को सर्विसेज दे रहे हैं। हमने इस सेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप सिर्फ सीखे ना बल्कि इन डेप्थ हमारे साथ प्रैक्टिकली वर्किंग कर सके और देख सके किस तरीके से मेटा एड्स में एक्सपर्टीज हासिल की जा सकती है। और मेक श्योर ये सेशन आप कंप्लीटली देखिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेटा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, मेटा में दो चीज़ें हैं, एक फेसबुक है, एक इंस्टाग्राम है, मेजर प्लेटफॉर्म, ठीक है, और साथ आप बिजनेस व्हाट्सएप के भी प्लेटफॉर्म को मेटा में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर हम बिग प्लेटफॉर्म्स की बात करें जिस पे एडवर्टाइजिंग से सबसे अच्छा रिजल्ट आता है, वो ये दो हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसके अलावा थ्रेड भी मेटा में काउंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम भी कुछ शायद डिस्कस किया था, वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। मेटा पे ना बेसिकली दो तरह से हम अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। एक, हम बूस्टिंग के थ्रू काम कर सकते हैं। सेकंड, हम एड्स मैनेजर के थ्रू भी हम मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। और बूस्टिंग के रेलिवेंट मैंने आपको कहा था कि बूस्टिंग एक बिल्कुल बेसिक है और एड्स मैनेजर एक बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे होता है। तो आज हमने एड्स मैनेजर को समझना है, एड मैनेजर को हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करना और हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोफेशनली हम अपने एडवर्टाइजिंग को कर सकते हैं। पहली चीज़ कि हम इसको प्रोफेशनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखें ना, हमने एक प्लेटफॉर्म को बिल्कुल बेसिक कह दिया, दूसरे प्लेटफॉर्म को हमने प्रोफेशनल कह दिया। किस बेस पे हम उसको प्रोफेशनल कह रहे हैं? देखें, जो एड्स मैनेजर है ना, उसके अंदर बेसिकली यूँ समझ लें कि हमारे पास ना पूरे ऑप्शंस होती हैं कि हम अपनी ऑडियंस पे भी टेस्टिंग वगैरह कर सकें, हम अपने क्रिएटिव में भी टेस्टिंग वगैरह कर सकें, ठीक है, और साथ ही साथ हम इसके अलावा अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स पे भी टेस्टिंग वगैरह कर सकें। क्योंकि एज अ बिगनर आपको नहीं पता आपकी ऑडियंस का बिहेवियर, किस तरह की ऑडियंस आपको सूट करेगी। अभी आपके मेटा को भी नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट पे किस तरह की ऑडियंस सूट करेगी। तो इसलिए हम अगर ऑडियंस की टेस्टिंग करते हैं तो यही ऑप्शन सिर्फ एड्स मैनेजर के अंदर ही होगी कि हम अपनी ऑडियंस को टेस्ट कर सकें। ये ऑप्शन सिर्फ एड्स मैनेजर के अंदर होगी कि हम अपने क्रिएटिव को टेस्ट कर सकें। ये ऑप्शन सिर्फ एड मैनेजर के अंदर होगी कि हम ऑब्जेक्टिव को टेस्ट कर सकें। इसके अलावा हमें डिफरेंट टूल्स, इसके अलावा एआई, जैसे मैनस एआई है, ये भी मेटा के एड्स मैनेजर के अंदर इंटीग्रेट होगा। इस वजह से एड्स मैनेजर प्रोफेशनल समझा जाता है फॉर मार्केटिंग, ठीक है। और ऑडियंस के रेलिवेंट हम टेस्ट कर सकते हैं कि किस सिटी, किस एज, किस जेंडर की ऑडियंस हमें सूट कर रही है। क्रिएटिव के रेलिवेंट भी हम टेस्ट कर सकते हैं। क्रिएटिव का मतलब ये होता है इमेज या वीडियो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारा एक प्रोडक्ट है, एक रिंग है। अब रिंग का ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही वीडियो होगी, हो सकता है हमारे पास 5 वीडियोस हों। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सी वीडियोस ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है या कौन सी वीडियोस में हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं? इसको कहते हैं क्रिएटिव की टेस्टिंग। इसके लिए हम पहले उन 5 के 5 क्रिएटिव को टेस्ट कर सकते हैं एड्स मैनेजर के अंदर, और साथ ही साथ हम ऑब्जेक्टिव के टेस्ट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको सारा डिस्कस करता हूँ। अभी जिसमें आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एड्स मैनेजर जो कि जिसपे हम प्रोफेशनली मेटा एड्स रन कर सकते हैं, वो प्रोफेशनल क्यों है, उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी है कि वो इस वजह से प्रोफेशनल है क्योंकि हमें इसके अंदर ऑडियंस का कंट्रोल भी मिलेगा, हमें क्रिएटिव का कंट्रोल भी मिलेगा, हमें ऑब्जेक्टिव का कंट्रोल भी मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे लिए डिफरेंट टूल्स होंगे, चाहे वो ऑडियंस के रेलिवेंट टूल्स हों, चाहे वो इनसाइट्स के टूल्स हों, और इसके अलावा इसके अंदर हमें एआई इंटीग्रेट भी मिलेगा जिससे हम अपनी मार्केटिंग को और भी एफिशिएंट तरीके से कर सकेंगे। मेटा का अपना एड्स मैनेजर है। जब आप टिकटॉक एड्स सीखेंगे उसका अलग एड्स मैनेजर होगा, जब आप गूगल एड्स सीखेंगे उसका अलग एड्स मैनेजर होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो आपने सिंपली मेटा एड्स मैनेजर पे ही क्लिक कर, मेटा एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे ना, आपको स्टार्टिंग में गेट स्टार्टेड की ऑप्शन नजर आएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। ये है आपका एक प्रॉपर एड्स मैनेजर। ऐड का स्ट्रक्चर समझ लेंगे, एड्स के ऑब्जेक्टिव समझ लेंगे कि ऐड है क्या, ऐड बनता कैसे है। असल चीज़ जो समझने वाली है वो स्ट्रैटेजी है,
ठीक है ना। ये माइंड की गेम है। ऐड चलता कैसे, बनता कैसे, वो तो अभी मैं आपको बता दूंगा। आप 5-10 मिनट में अपनी एक ऐड बनाना या चलाना भी सीख लेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया, असल चीज़ है स्ट्रैटेजी। इसलिए अभी आपने ज़्यादा सोचना नहीं है कि मुश्किल होगा, बहुत ही आसान है। और अभी आपने इतना प्रेशर में भी नहीं होना कि पता नहीं मुझे समझ भी आएगा कि नहीं आएगा। नहीं समझ आएगा बार बार पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। एक चीज़ को समझें कि सबसे पहले ये है हमारे पास एड्स मैनेजर। इसकी पहले बेस को समझें आप। बेस से मुराद ये है कि जो इस ऐड जिस पे ज़्यादा डिपेंड रह रहा है। मिसाल के तौर पर ये देखें, पहले इन 3 बेसिस को समझना है आपने। नंबर 1 है आपके पास कंपेन, नंबर 2 है आपके पास एड सेट, नंबर 3 है आपके पास एड्स। ये इसकी 3 बेसिस हैं, ठीक है ना, ये इसकी बेस है। इसको समझ लेंगे ना, काफ़ी हद तक आपको एड्स मैनेजर की समझ आना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अभी हमने पढ़ा एक कैंपेन है, एक एड सेट है और एक आपके पास एड्स है। और लास्ट टाइम भी मैंने शायद आपको थोड़ा सा गाइड किया हो, अगर नहीं किया होगा तो एक दफ़ा समझ लें कि जब भी हम कोई ऐड चलाते हैं ना, उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है। ऐसा नहीं है कि हम बगैर किसी पर्पज़ के ऐड चला रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी गाइड की थी कि ऐसा नहीं होगा कि हर एक के लिए मार्केटिंग का मतलब सेम रिज़ल्ट होगा, नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे लिए मार्केटिंग का पर्पज़ ये है कि मेरा बिज़नेस बूस्ट हो, मेरे बिज़नेस पे ऑर्डर्स आए, मेरे बिज़नेस की सेल्स इंक्रीज़ हो। आप में से कोई इन्फ्लुएंसर है जिसके फॉलोअर्स हैं, लाइक्स हैं, उसका मार्केटिंग का पर्पज़ ये होगा कि उसकी रीच इंक्रीज़ हो, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स आएँ, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो व्यूवर्स आएँ। आप में से कोई किसी का स्कूल है, किसी का कॉलेज है, आप चाहेंगे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हो। तो देखें, हर एक के लिए मार्केटिंग का गोल, हर एक के लिए मार्केटिंग का रिजल्ट सेम नहीं होगा। तो ये जो गोल है, ये जो रिजल्ट है, ये जो हम अचीव करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वो हम किस लेवल पे चूज़ करेंगे? वो हम कंपेन लेवल पे चूज़ करेंगे। कंपेन लेवल पे हम अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हम अपना गोल चूज़ करेंगे कि हमारा ऐड रन करने का पर्पस क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं। जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हम कंपेन लेवल पे जाके चूज़ करेंगे, ठीक है। देन मिसाल के तौर पे मेरी एक प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ मुझे सेल्स आए, मुझे ऑर्डर्स आए। इट्स मीन जो सेल वाला ऑब्जेक्टिव है वो मैं कहाँ पे जाके चूज़ करूँगा? कंपेन लेवल पे चूज़ करूँगा। सो कंपेन लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव के रेलिवेंट जो है ना, वो ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल होता है, ये चीज़ आप याद रखें। देन एड सेट है। एड सेट के अंदर हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक चीज़ तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे ऐड का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब हमारी बिल्डिंग कैसी होगी, हमारे ऐड की स्ट्रक्चर, हमारे ऐड की बेस क्या होगी। दूसरा, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऐड सेट के अंदर ऑडियंस के रेलिवेंट कि हमारी ऑडियंस क्या होगी, ठीक है। तीसरा, हम ये डिस्कस करेंगे हमारे ऐड की प्लेसमेंट क्या होगी। तो ये तीनों चीज़ें हम ऐड सेट के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। आसान लफ्ज़ों में अगर आप सिर्फ ऑडियंस को भी ले लें आपके लिए इनफ होगा। आसान लफ्ज़ों में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा ऐड कहाँ पे चलेगा। जैसे भी मैंने कंपेन में क्या चूज़ किया था, सेल्स, कि मैं चाहता हूँ मुझे ऑर्डर्स आएँ। तो अब ऐड सेट में मैं ये डिफ़ाइन करूँगा वो ऑर्डर्स मुझे आए कहाँ से। आइदर वो लाहौर से आएंगे, आइदर वो पूरे पाकिस्तान से आएंगे, वो कराची से आएंगे। तो ऐड सेट के अंदर मैं अपनी ऑडियंस को चूज़ करूँगा। आइदर जो है वो मेरे ऑर्डर जो ऑडियंस है उसकी एज, जेंडर क्या होगा, वो सब कुछ मैं ऐड सेट के अंदर करूँगा, ठीक है। सो कंपेन के अंदर, कंपेन में हम अपना गोल डिफाइन करेंगे कि हमारा मकसद क्या है। ऐड सेट के अंदर हम अपनी ऑडियंस डिस्क्राइब करेंगे कि वो जो सेल्स है वो ऐड किस लोकेशन, किस जेंडर की ऑडियंस देखेगी। और ऐड के अंदर हम अपने क्रिएटिव के रेलिवेंट सारी सेटिंग करेंगे। क्रिएटिव में हमारे पास क्या होती हैं, इमेजेस, वीडियोस। कंपेन, ऐड सेट, ऐड। कंपेन में अपना गोल चूज़ करते हैं, ऐड सेट के अंदर हम अपनी ऑडियंस की सेटिंग करेंगे, एड्स के अंदर अपनी क्रिएटिव की सेटिंग करेंगे। क्रिएटिव का मतलब है इमेजेस या वीडियोस, मतलब इमेजेस और वीडियोस के रेलिवेंट सेटिंग करेंगे। तो ये 3 पिलर हमारे कंप्लीट होंगे, तभी हम अपनी एक ऐड, एक कंपेन को जो है ना वो
कंप्लीट कर सकेंगे। सो अब हमारे पास कंपेन कोई एक दो तरह की नहीं है, हमारे पास कोई 6 किस्म की 6 लेवल की यहाँ पे कंपेन्स आ रही हैं। हम इनको समझ लेंगे ना, हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। नंबर 1 है हमारे पास अवेयरनेस है, फिर हमारे पास ट्रैफिक है, फिर इंगेजमेंट है, फिर लीड्स है, फिर ऐप प्रमोशन है, और लास्ट में हमारे पास सेल्स है। ठीक है ना, ये 6 किस्म की कंपेन्स के ये ऑब्जेक्टिव्स कहलाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल, हमारा मकसद। ये चीज़ याद रख लें, आप इसमें से कोई भी गोल चूज करेंगे, मेटा आपको उसी तरह की ऑडियंस ला के देगा। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। पहले हम इन ऑब्जेक्टिव्स को समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि इनका पर्पस क्या है। बेसिकली अवेयरनेस का मतलब होता है आगाही देना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को आगाह करना, लोगों को अपने ब्रांड के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना। ये होता है बेसिकली अवेयरनेस का मकसद, ये होता है अवेयरनेस का मतलब। मिसाल के तौर पे देखें, अगर कोई बेकरी ओपन हो रही हो ना आपके इलाके में, या कोई दुकान ओपन हो रही हो, हफ्ता 10 दिन पहले क्या होता है कि उसके बैनर्स, उसके बिलबोर्ड्स लग जाते हैं, कमिंग सून, ओपनिंग सून। उस बैनर का मकसद ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए हमारी शॉप के रेलिवेंट, हमारी प्रोडक्ट के रेलिवेंट। तो उस बैनर का मकसद ये नहीं होता कि उसी वक्त लोग आए और ख़रीदना शुरू कर दें, नहीं। उनका मकसद जिस लोगों को आगाह करना होता है कि भाईजान इस डेट पे या इन दिनों में हमारा ये ब्रांड ओपन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये अवेयरनेस का पर्पस होता है। सो मेन थिंग इज दिस कि हम जो अवेयरनेस कर रहे हैं या हम जो अवेयरनेस करेंगे वो भी हम इसी पर्पस के लिए करेंगे कि लोगों को हमारे बिजनेस, हमारी सर्विसेज या हमारे ब्रांड के बारे में पता चल जाए। हमारे पास है ट्रैफिक, ट्रैफिक नाम से पता चल रहा है रश, लोगों को लेकर आना। अब ये नेक्स्ट स्टेप है, पहला दिखाने वाली ऑडियंस, सेकंड लेकर आना। ऑडियंस को सिर्फ दिखाना नहीं बल्कि ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना जो देखने वाली हो, इन शॉर्ट विजिटर्स हो जो सिर्फ देखते हैं। अब इसमें इस गोल को हम चूज करेंगे ना, इट्स मीन हम इन शॉर्ट मेटा को सिग्नल दे रहे हैं कि हमें वो ऑडियंस चाहिए जो सिर्फ देखे ना बल्कि हमारी किसी फेसबुक पे, हमारी किसी प्रोफाइल पे या हमारी किसी वेबसाइट पे लैंड हो। ठीक है, लेकिन ये वो ऑडियंस होगी जो सिर्फ विजिट करेगी, देखेगी, लैंड होगी। इसमें भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं कि ऑडियंस कोई हमारी प्रोडक्ट ख़रीद ले। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि अगर ऑडियंस लैंड हो रही है तो वो ख़रीद क्यों नहीं रही। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि मेटा उस ऑडियंस को नॉर्मली टारगेट करता है जिनका बिहेवियर बाइंग का नहीं होता, जिनका बिहेवियर सिर्फ विजिट करने का होता है। तीसरी चीज़ ये है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि जोड़ना, एक दूसरे को लिंक करना। ठीक है, और इसमें मेटा आपको ना मिलने जुलने वाली ऑडियंस ला के देता है। अब मिलने जुलने वाली का मतलब क्या है, इसमें का मतलब ये होता है कि मेटा आपको वो ऑडियंस ला के देता है जिनका बिहेवियर होता है कि वो यूँ समझ लें कि इंटरेक्शन करते हैं लाइक्स की सूरत में। जैसे आपको कोई पोस्ट पसंद आ रही है तो आप कैसे बताएंगे कि आपको वो पोस्ट पसंद आई है? डेफिनेटली आप वो लाइक करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, उसको शेयर करेंगे, तो या उसको मैसेज करेंगे। इस कंपेन में अगर आप इस कंपेन को चूज़ करते हैं तो आप मेटा को सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे वो ऑडियंस चाहिए जो रिएक्शन दे, इंटरेक्शन करे, लाइक्स की सूरत में, मैसेज की सूरत में, शेयर की सूरत में, कमेंट्स की सूरत में। तो इस कंपेन को अगर आप चलाते हैं तो नॉर्मली मेटा वो ऑडियंस को टारगेट करता है या उस इंटेंट की ऑडियंस आपको ला के देता है कि जिनका बिहेवियर है कि वो मेटा पे पोस्ट पे लाइक्स कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं उस वीडियो को। मतलब थोड़ा सा एक अपनी अब दिखा रहे होते हैं कि हम जिंदा ऑडियंस है। इसमें इतनी ऑडियंस जिंदा नहीं होती, 100 में से कोई एक बंदा हो सकता है जो आपको लगे कि यार चलो ख़रीद लिया। इसमें नॉर्मली ज़िंदा ऑडियंस आपको मिलती है। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल भी ज़िंदा ऑडियंस, क्योंकि ये तो थोड़ी सी ना यूँ समझ लें सिर्फ देखने वाली ऑडियंस है। मतलब यूँ समझ लें कि जो मेटा पे सिर्फ देखते रहते हैं, जैसे गांव के लोग हो गए, ठीक है, जो सिर्फ देखते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, उनको नहीं पता कि ख़रीदना कैसे है, उनको नहीं पता वेबसाइट क्या होती है, वो सिर्फ देखते हैं। तो मेटा फिर उस तरह की ऑडियंस ला के देता है। इसमें वो ऑडियंस है जो सिर्फ लैंड हो जाते हैं, जिनको शौक होता है वेबसाइट देखने का, आज तक उन्होंने ख़रीदा ना हो, बहुत कम चांसेस होंगे ख़रीद लें। इसमें वो उस ऑडियंस को मेटा टारगेट करता है जो इंटरेक्शन करने वाली, रद्द अमल देने वाली ऑडियंस हो। ठीक है,
चौथे नंबर पे लीड्स है। लीड का काम ये होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, लोगों से डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई कॉलेज है, आपका कोई ऑफिस है, आपका कोई ऐसी सर्विसेज है, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की भी सर्विसेज देंगे, तो उसमें भी आपको अक्सर पहले डाटा चाहिए होगा लोगों का। ठीक है ना, आपको यही चाहिए होगा कि आप चाहते हैं कि लोग आपको डाटा दें, तो इस कंपेन को आप चूज़ करेंगे तो मेटा आपके लिए वो ऑडियंस ला के देगा जो कि डाटा प्रोवाइड करती होगी, जो कि जो ऑलरेडी अपनी इंफॉर्मेशन देती होगी वेबसाइट पे जाके, मैसेज पे जाके। मतलब अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, इनडायरेक्ट आप उसको अपनी लीड ही दे रहे हैं। लीड का मतलब होता है आप उसको अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं ना ऑर्डर प्लेस करते हुए। तो इस कंपेन में मेटा वही ऑडियंस ला के देता है जो एक्चुअली लीड्स देती है ऑडियंस को। देन 5th नंबर पे हमारे पास ऐप प्रमोशन है। ऐप प्रमोशन नाम से पता चल रहा है, अगर आप चाहते हैं आपकी कोई एप्लीकेशन है जिसको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी किसी एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, लोग उसको इंस्टॉल करेंगे और आप अपनी एप्लीकेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा या किसी क्लाइंट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकते हैं। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेल्स है। सेल्स नाम से पता चल रहा है कि ऑर्डर्स कन्वर्जन्स। इस ऑब्जेक्टिव को चूज़ करेंगे तो मेटा को सीधा सीधा सिग्नल जाएगा कि भाईजान अब आप इसको देखने वाली ऑडियंस नहीं चाहिए, अब इसको लाइक कमेंट वाली ऑडियंस नहीं चाहिए, अब इसको वो ऑडियंस चाहिए जिसका बिहेवियर है कि ख़रीदती हो ये ऑडियंस। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कैंपेन है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ ब्रांड्स की तरफ से सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग भी इसके ऑब्जेक्टिव पे होती है, क्योंकि इसमें आप मेटा को कह रहे हैं कि भाईजान मुझे देखने वाली, लैंड करने वाली, लाइक वाली, लीड वाली ऑडियंस नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी ऑडियंस चाहिए जो मेरी वेबसाइट पे लैंड हो और मुझे ऑर्डर दे। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर चाहिए, अगर आपको सीधा अपनी वेबसाइट पे जी ऑर्डर्स चाहिए, तो आप सिंपल इसी ऑब्जेक्टिव को चूज़ करेंगे, क्योंकि ये देखें लिखा भी हुआ है इसके आगे कि ये कन्वर्जन्स के लिए बेस्ट है, ये सेल्स के लिए बेस्ट है। आप इसके लिए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या आप इससे अपनी वेबसाइट पे भी कन्वर्जन्स को अचीव कर सकते हैं। ये कैंपेन है, ये उसका एड सेट है, ये ऐड है। कैंपेन में मैंने आपको बताया था कि कैंपेन में ना, बल्कि मैंने आपको चीज़ें लिखवाई भी थी, 3 चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं, एक कैंपेन, एक एड सेट और एक ऐड। कैंपेन के अंदर अपना गोल चूज़ करते हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हम किस पर्पस के लिए ऐड चलाएं। वो पर्पस कितने किस्म के हैं वो आप ये देख लें। वो पर्पसेस 6 किस्म के हैं, जो कि मैंने फर्स्ट जो हमारी क्लास हुई थी परसों, मैंने उसमें सारा आपको एलेबोरेट किया था कि ये 6 किस्म के हमारे पास गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और हर एक ऑब्जेक्टिव अपने अंदर डिफरेंट ऑडियंस रखता है। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा मैंने एलेबोरेट किया था। ये आप समझ जाएंगे ना, आपको पूरे एड्स मैनेजर की समझ आ जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देन मेन चीज़ को समझिएगा, कैंपेन लेवल पे तो अपना गोल डिफाइन कर देते हैं। ऐड सेट लेवल पे हम बेसिकली अपने ऐड का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, स्ट्रक्चर के साथ साथ हम ऑडियंस की सेटिंग भी करते हैं, ऑडियंस के साथ साथ हम अपने हम अपनी प्लेसमेंट की सेटिंग्स भी करते हैं। ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम ऐड सेट के अंदर करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, मिसाल के तौर पर देखें, जब आप एक बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचते हैं तो पहले उसका एक नक्शा बनता है कि जी आपकी जो बिल्डिंग है वो कितने पोर्शन की होगी, किस तरह के लोग वहाँ पे आके रहेंगे, ये सारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, ऑडियंस का तो आपको पता है। प्लेसमेंट्स में 2 चीज़ें आ जाएंगी। प्लेसमेंट बेसिकली जगह को कहते हैं कि आपका ऐड किस किस जगह पे चले। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक की बात करेंगे ना, तो फेसबुक के अंदर प्लेसमेंट्स होती हैं। जैसे एक फीड है, फेसबुक का मेन फीड आपको पता होगा, एक रील है आपको पता होगा, एक स्टोरी है ये भी आपको पता होगा। तो ये सारी प्लेसमेंट्स हैं। तो एड सेट के अंदर ही जो है ना वो हम प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम जो है ना वो हम कहाँ कहाँ पे अपने एड्स को ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार रील में ऑडियंस अच्छी है, हम सिर्फ रील को भी टारगेट कर लेते हैं कि हमारा ऐड सिर्फ फेसबुक की रील पे चले या हमारा ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम की रील पे चले। ठीक है, काफ़ी ब्रांड्स होते हैं जो फीड को ज़्यादा टारगेट नहीं करते, रील्स को टारगेट करते हैं। कुछ ब्रांड स्टोरीज़ को भी ज़्यादा टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये प्लेसमेंट हम एड सेट के अंदर हमारे पास कंट्रोल होता है
कि हम अपने एड्स को कहाँ कहाँ प्लेस करना चाह रहे हैं। सो स्ट्रक्चर की सेटिंग, ऑडियंस की सेटिंग और प्लेसमेंट की सेटिंग ये हम एड सेट के अंदर कर रहे हैं। देन तीसरा पार्ट रह गया ऐड का, इसके अंदर हमने सारी क्रिएटिव की सेटिंग करनी है। क्रिएटिव मतलब आपकी जो भी इमेजेस हैं, जो भी वीडियोस हैं, वो आपके क्रिएटिव्स हैं। तो ये 3 पिलर कंप्लीट होंगे तो आपका एक ऐड कंप्लीट हो जाएगा। सो वापस आ जाए यहाँ पे। आज हमने एक ऑब्जेक्टिव चूज़ करके कंपेन इंशाल्लाह कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम अवेयरनेस को चूज़ करेंगे। अवेयरनेस का पर्पज़ ये होता है आगाही देना, लोगों को अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करना। क्योंकि देखें अवेयरनेस जो है ना वो हमें करनी पड़ती है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों को भी अपने बारे में बता सकें, और दूसरी चीज़ ये है कि फेसबुक भी थोड़ी सी ऑडियंस के बारे में समझ सके। क्योंकि जब हम अवेयरनेस की कैंपेन को चूज़ करते हैं ना, अवेयरनेस का मतलब आगाही देना कि लोगों को जस्ट हमारे बारे में पता चल जाए। जब हम कहते हैं ना कि लोगों को हमारे बारे में पता चल जाए, इट्स मीन कि मेटा हमें फिर देखने वाली ऑडियंस ला के देगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इस कैंपेन से, इस मार्केटिंग से आप सेल्स ऑर्डर अभी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि अभी आप कौन सी कैंपेन चूज़ करें अवेयरनेस की। ऑर्डर के लिए हम सेल्स की कैंपेन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो अवेयरनेस ज़्यादा प्रेफरेबल है स्टार्टिंग में, क्योंकि एक तो फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि फेसबुक को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए ऑडियंस को समझने के लिए, और दूसरा लोगों को भी पता चल जाए कि हम क्या सेल कर रहे हैं। देखिए मिसाल के तौर पर इसको एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं आपको अवेयरनेस की एग्जांपल दूँ, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है स्मार्ट स्किल इंस्टीट्यूट, ठीक है, आपको पता ही नहीं है ये इंस्टीट्यूट क्या है, आपको इसकी अवेयरनेस ही नहीं है इंस्टीट्यूट में क्या होता है। अगर कोई अगला बंदा कहे कि भाईजान ये इस इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आपको पता ही नहीं है इंस्टीट्यूट का, आपको पता ही नहीं है इंस्टीट्यूट में क्या करवाते हैं, तो आप कभी भी इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप अवेयर हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, आपको पता है यहाँ पे ई कॉमर्स करवाया जाता है, आपको पता है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करवाई जाती है, आपको पता है यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग सिखाई जाती है। मतलब आपको अवेयरनेस हुई हुई है हमारे बिज़नेस की, हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारे इदारे की, हमारे कॉलेज की, हमारी यूनिवर्सिटी की, तब आप हम पे ट्रस्ट ईजी कर सकते हैं। सो अवेयरनेस के एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है कि लोग जिनको हमारे बारे में नहीं पता वो हमारे बारे में जान लें। ठीक है, ये मैं अभी आपको एक प्रोस्पेक्टस बता रहा हूँ कि अवेयरनेस का फ़ायदा क्या है। ये नहीं बता रहा कि अवेयरनेस की कमी एग्जैक्टली ऐसे काम करेगी, अभी मैं आपको फ़ायदा समझा रहा हूँ। अगर किसी को आपके बिज़नेस के बारे में नहीं पता, तो पहले अगर कोई आपके बिज़नेस के बारे में जानना शुरू कर दे, उसका सेल्स में कन्वर्ट होना ईजी है। सेम इंस्टीट्यूट की एग्जांपल दी है मैंने, मिसाल के तौर पर आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं जानते तो आप एडमिशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपका ट्रस्ट इशू होगा। कोई आपको कहते हैं यार इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा लो, आपको पता ही नहीं है, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। लेकिन आपने 1-2 बंदों से सुन रखा है कि यार यहाँ पे ये सिखाया जाता है, यहाँ पे अच्छे लेवल की ट्रेनिंग है, मतलब आपके माइंड में हमारी अवेयरनेस हुई हुई है, आपको पता है कि यार हाँ मैंने इस इदारे का नाम सुना हुआ है, अच्छे रिव्यूज़ हैं, तब आप यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। मतलब अब आपका कन्वर्जन में कन्वर्ट होना ईजी है। तो इसी माइंड से लोग अवेयरनेस करते हैं कि जिनको हमारे बारे में नहीं पता उनको हमारे बारे में पता चल जाए, ताकि जब हम उनको सेल्स पिच करें तो वो ईजिली कन्वर्ट हो जाए। ये है बेसिकली एक्चुअल अवेयरनेस का मतलब, जो मैंने आपको शॉर्ट सी एग्जांपल में समझा दिया। सो अभी हमने पढ़ा, हमारे पास 3 पिलर्स हैं, एक हमारे पास कैंपेन है, एक हमारे पास एड सेट है, एक हमारे पास ऐड है। ठीक है, अभी हमने देखा कि कैंपेन लेवल पे हम अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं, एड सेट लेवल पे स्ट्रक्चर चूज़ करेंगे, ऑडियंस चूज़ करेंगे और प्लेसमेंट चूज़ करेंगे, और ऐड लेवल पे हम क्रिएटिव चूज़ करेंगे। ठीक है, सो इट्स मी अभी हम कैंपेन लेवल पे, तो यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या अवेयरनेस है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव हम चूज़ कर चुके हैं, अवेयरनेस है। और यहाँ पे एक चीज़ तो ये याद रखना है कि यहाँ पे आप एक नेम लाजमी दे दीजिएगा। ठीक है, नेम आपने लाजमी देना है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप मल्टीपल कैंपेन चला रहे होते हैं ना एट अ टाइम, तो आपसे ना मिस एंड मैच हो जाता है, आपको याद नहीं रहता ये मैंने कैंपेन क्यों चलाई है, कब चलाई है, किस पर्पज़ के लिए चलाई थी। तो ये सिर्फ आपको नाम शो होगा। तो यहाँ पे आप नाम, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रैक्टिस स्टूडेंट्स, मैंने इसको नाम दे दिया प्रैक्टिस ऑनलाइन सेशन कैंपेन। ठीक है, ये नाम से मुझे शो होगा, लेकिन अब 1 साल बाद ही मैं इस कैंपेन को देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, अच्छा ये मैंने ऑनलाइन सेशन में प्रैक्टिस की कैंपेन चलाई थी। इसी तरीके से
जब ब्रांड्स के लिए काम करेंगे तो आपने या अपने लिए ऐड चलाएंगे तो आपने इसको नाम देना है जिस माइंडसेट से आप कंपेन को चला रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, अभी फिल वक्त स्टार्टिंग में आपने इसके अलावा नाम देने के अलावा कंपेन वाले पार्ट में किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा है, ये नहीं कहा कि आगे जाके छेड़ना ही नहीं है, छेड़ेंगे और बड़े अच्छे फ़ायदे हैं इन ऑप्शंस के, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक सिंपल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, अभी हम सिंपल एक माइंडसेट समझ रहे हैं, अभी हम सिंपल एक प्रोस्पेक्टिव समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से एडवर्टाइजिंग को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपने इसमें नाम देने के अलावा और किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना। देन आप आ जाए नेक्स्ट करेंगे ना, तो आप एड सेट वाले पार्ट में चले जाएंगे। सो सेम जो भी मैंने आपको एक बेस पहले ग्रो किया, मैंने आपकी क्या ग्रो किया कि अब एड सेट के अंदर हम स्ट्रक्चर प्लस ऑडियंस प्लस प्लेसमेंट इन तीनों की सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी एक नाम दे दें, जैसे आपने कंपेन को नाम दिया, एड सेट को भी नाम दे दें। देन परफॉर्मेंस गोल, अब आप चाह क्या रहे हैं इससे, आपका गोल क्या है, अवेयरनेस करने का गोल क्या है आपका, ठीक है ना। अब आप अवेयरनेस तो कर रहे हैं, मतलब लोगों को अपने ब्रांड के बारे में आगाह करना चाह रहे हैं, लेकिन अब आपकी परफॉर्मेंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप करना चाह रहे हैं। अब इसमें ना ये चीज़ याद रखनी है, हर एक ऑब्जेक्टिव का परफॉर्मेंस गोल डिफरेंट होगा। जब हम सारी कंपेन्स करेंगे ना, तो आप देखिएगा यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी गोल के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर। एक आ रही है रीच, एक आ रही है इम्प्रेशंस। ये दो ही आपके काम की हैं, ठीक है, इसको समझ लें। एक है रीच, एक है इम्प्रेशंस। रीच का मतलब ये है कि नंबर ऑफ यूनिक पीपल्स, और इम्प्रेशंस का मतलब ये है कि नंबर ऑफ व्यूज़। अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं आई तो मैं इसको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। रीच नंबर ऑफ पीपल है, इम्प्रेशन नंबर ऑफ व्यूज़। वो हमसे कह रहा है कि अपना फेसबुक पेज यहाँ पे चूज़ करें। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपका फेसबुक पेज का अटैच होना यहाँ पे मस्ट है। आपका फेसबुक होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। देन ये है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने शायद 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में कभी ना कभी देखी होगी, सुनी होगी, शायद याद भी रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी ना एवरेज नंबर होता है, जो एवरेज नंबर होता है ना उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मान लीजिए कि एक बंदे ने ऐड देखा है 3 मरतबा या 2 मरतबा, और एक दूसरे बंदे ने ऐड देखा है 4 मरतबा, तो जो एवरेज निकलेगी ना वो निकलेगा 3, ठीक है ना। मतलब एक बंदे ने 2 मरतबा ऐड देखा, एक बंदे ने 4 मरतबा ऐड देखा, तो उसकी एवरेज 3 ही निकलेगी। फ्रीक्वेंसी एवरेज को ही कहते हैं। यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी सेट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे आप कैप को चूज़ करते हैं, टारगेट को छोड़ दें, ठीक है। इसमें आप एक फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि एवरेज हर बंदा एक दिन में मेरा ऐड 1 मरतबा देखे, तो यहाँ पे डे 1 कर दें, यहाँ पे टाइम 1 कर दें। इसका मतलब क्या है कि आपने एक एवरेज सेट कर दी है कि मैक्सिमम हर बंदा एक दिन में आपका ऐड 1 मरतबा देखे। अगर आप इसको 2 टाइम कर दें, इसका मतलब क्या है कि एवरेज एक दिन में हर बंदा आपका ऐड 2 मरतबा देखे, ठीक है। यहाँ से ये सिर्फ ऑप्शन आपको अवेयरनेस की कंपेन में मिलेगी, इसके अलावा आपको ये ऑप्शन और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाए, बाकी अभी फ़िलहाल छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। ये बजट है, मैंने भी बताया कि मिनिमम $1 में आप अपना ऐड चला सकते हैं। तो आपने यहाँ पे मिनिमम $1 चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। 300 लगा लें, 280 लगा लें, जहाँ तक मिनिमम वो आपको कहेगा आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। देन स्टार्ट डेट, एंड डेट, कि आप अपना ऐड कब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कब ख़त्म करना चाह रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि एंड डेट ना लगाइएगा, ठीक है ना। हमेशा जो अच्छे मार्केटर्स होते हैं ना वो एंड डेट नहीं लगाते, क्योंकि बेसिकली ना मेटा भी एक AI है, कोई इंसान थोड़ी है, तो ये एक AI है। तो AI को आपने उसी तरीके से लेकर चलना है। देखिए मिसाल के तौर पर आप एक शॉपकीपर, आपकी दुकान है, आपको पता है कि एक कस्टमर है, उसने मेरे पास ज़िंदगी में 1 मरतबा आना है, तो आप उसके साथ ना इतना भी वो यूँ समझ लें कि
आप उसको इतना कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं देंगे, आप उसके लिए इतनी एफर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब आपको पता है यार ये कस्टमर मेरे पास रोज़ आएगा, फिर आप उसके आगे पीछे सर ये है, सर ये है, ऐसे ही होता है। मेटा भी एक बिजनेसमैन है, ये चीज़ आपने समझनी है। मेटा भी एक बिजनेसमैन है। जब आप एंड डेट लगा देते हैं ना, जैसे आपने एक दिन ऐड चलाना है, तो आप जैसे आज 17 है कल 18 है, आप एंड डेट 18 की लगा देंगे। मेटा के एआई को लगता है बंदे ने शायद एक ही दफ़ा ऐड चलाना है, पता नहीं उसके बाद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब आप एंड डेट नहीं लगाते तो मेटा को एक सिग्नल मिलता है कि यार ये बंदे ने शायद बहुत लंबी देर तक ये ऐड चलाते रहना है। हालांकि आपने बंद एक दफ़ा ही एक दिन में कर देना है, वो आप बाहर से जाके खुद ऑफ कर सकते हैं, वो मसला ही कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेटा के एआई को मैंने आपको बताया कि आपको एआई के साथ ही आपको प्ले करना आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप एंडेड लगाना चाहें लगा लें, ना लगाएं वो ज़्यादा बेहतर है, वो आपकी मर्ज़ी है। लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। देन ऑडियंस कंट्रोल, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन, अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें, अब वो देखें ना, पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया था कि हमें रीच चाहिए, इंप्रेशन चाहिए, आपका गोल क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चर था, ठीक है। हमारी ऐड की बेस क्या है, हमारी ऐड की बिल्डिंग किस तरह की है। अब मैंने आपको 3 चीज़ें दिखाई थी कि हम इसके अंदर ऑडियंस भी देखेंगे, तो अब हम ऑडियंस के रेलेवेंट पढ़ने लगे हैं कि अब हमारा ऐड देखेगा कौन, कहाँ पे नज़र आएगा, क्या जेंडर होगा, क्या एज होगी। तो यहाँ पे आप सारी ऑडियंस के रेलेवेंट सेटिंग करेंगे। जैसे आप, मैं चाहता हूँ मेरा ऐड लाहौर में चले, तो आप यहाँ पे लाहौर का फिल्टर लगा दें, दिस वन, ठीक है। सो अब देखिएगा मेरा जो ऐड है उसकी जो लोकेशन है वो लाहौर टारगेट होगी। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, मेटा कभी भी 100% एग्जैक्ट वो चीज़ टारगेट नहीं करता जो आप लिखेंगे, क्योंकि मेटा ना बेसिकली इस रिसेंटली भी इसके अंदर एक अपडेट हुई थी एंड्रोमेडा के नाम से, और इससे पहले भी मेटा को ज़्यादातर एआई ही मेटा जो है वो फोकस करता है। सो आप जो सिटी, जो कंट्री टारगेट करेंगे, कभी भी 100% ऐसा नहीं होगा कि वही सिटी में आपका ऐड चले। जैसे आप लाहौर को टारगेट कर लें, कभी भी ऐसा नहीं होगा आपका ऐड सिर्फ लाहौर में चलेगा। मेटा डिफरेंट सिटीज़ को भी टारगेट करेगा, क्योंकि मेटा चाहता है आपको मैक्सिमम रिजल्ट देना। अगर उसको लगेगा कि आपको बाकी उस सिटी से भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, हो सकता है मेटा उस सिटी में भी छलांग मार दे, लेकिन ज़्यादा वहाँ भी रहेगा जहाँ पे आपने चलाया, लेकिन हल्का फुल्का बाहर भी जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक चीज़ को याद रखें कि यहाँ पे देखिएगा, अभी हमने एक लोकेशन सेट की है लाहौर, आगे क्या लिखा हुआ है +40 किलोमीटर, मतलब लाहौर के साथ साथ 40 किलोमीटर का एरिया भी टारगेट कर रहा है। लाहौर भी टारगेट है, साथ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का रेडियस है। रेडियस 40 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया बनता है, मतलब साथ कसूर भी आ जाएगा, शरकपुर भी आ जाएगा, शेखुपुरा भी बीच में ही आ जाएगा। तो इसके 2 ऑप्शन हैं, आप इस पर क्लिक कर लें, यहाँ से करंट सिटी ओनली पे क्लिक करेंगे ना, अब स्पेसिफिकली अब आपका ऐड सिर्फ लाहौर के एरिया में चलेगा, ठीक है। वो देखें ना, रेडियस ख़त्म हो गया। दूसरा ये भी आप स्पेसिफिक एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई एरिया है, ठीक है, ये मैप आपके सामने पूरा गूगल मैप ओपन हो जाएगा। आप चाहते हैं, वैसे तो आप किसी एरिया को सर्च भी कर, जैसे आप चाहते हैं गुलबर्ग में मेरा ऐड चले, तो आप गुलबर्ग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैप से भी पिन पॉइंट ढूंढना चाहिए, आपको मैप से भी पिन लोकेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप इसको जूम करेंगे ना, तो आपको पूरी स्ट्रीट नंबर, हर एक चीज़ एग्जैक्टली आपको वो शो हो रहा होगा, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बेगमपुरा एक मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इसको ढूंढें, यूईटी के पास है, आप चाहते हैं स्पेसिफिकली ये एरिया टारगेट हो, तो ये ड्रॉप इन की ऑप्शन है। आप इस ड्रॉप पिन को चूज़ करके यहाँ पे अपनी एक पिन लगा सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आपका ऐड जो है ना वो स्पेसिफिकली उस एरिया को ज़्यादा टारगेट कर लेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हमारा जो ऐड है, जो हमारा जो टारगेट एरिया है, वो ज़्यादातर वही हो जाएगा। अब वो देखें, उसने, क्योंकि वो उसने ना एक जो एल्टीट्यूड होता है ना, हर एक एरिया का लैटिट्यूड होता है, ठीक है, उसके रेलिवेंट आप उसने फिगर दे दिया। आप इसके एरिया को कम कर दें। अब स्पेसिफिकली जो आपने एरिया टारगेट किया ना, मेटा जो है ना नॉर्मली उसको टारगेट करेगा। देखें, बेगमपुरा को हमने टारगेट किया तो मेटा बेगम। इस तरीके से आप गुलबर्ग भी एट ए टाइम आप बीच में 10-15 लोकेशन ऐड कर लें, 50 लोकेशन ऐड कर लें, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है
कि अगर आप सिर्फ बेगमपुरा अभी टारगेट हुआ ना, तो एग्जैक्टली सिर्फ बेगमपुरे में ऐड नहीं चलेगा, अदर एरियाज़ में भी चलेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको लॉजिक समझाई है। और दूसरी चीज़ ये है, कभी भी आपने लो ऑडियंस के साथ टारगेटिंग नहीं करनी, मतलब नैरो ऑडियंस के साथ आपने कभी भी नहीं जाना। हमेशा मेटा को ना एक खुली छूट देनी है स्टार्टिंग में, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जैसे बेगमपुरा है ना, अब बेगमपुरा के रेलिवेंट मेटा कितनी ऑडियंस को टारगेट कर लेगा, 1000, 2000, 3000। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डेफिनेटली मेटा जो है ना वो नैरो ऑडियंस पे तो आपको रिज़ल्ट बढ़ता जाएगा जब आप एक छोटी ऑडियंस को बार बार टारगेट करते रहेंगे। तो हमेशा आपने बड़ी ऑडियंस के साथ जाना है, मतलब सिटी टारगेट कर लें, पूरा 2-4 सिटीज़ और ऐड कर लें, ताकि मेटा के पास एक हो सोचने के लिए, करने के लिए कुछ हो। और जितना मेटा के पास ज़्यादा डाटा होगा, जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी, उतना ही मेटा जो है वो अच्छी तरीके से टारगेटिंग वगैरह कर सकेगा। जहाँ पे एडवांटेज लिखा हुआ आ जाए, आप समझ जाइए कि मेटा के पास ज़्यादा कंट्रोल है, ठीक है। सो एज, जेंडर, ये सब कुछ मेटा अपनी मर्ज़ी से देखेगा, उसको जो ऑडियंस अच्छी लगेगी वो उसको टारगेट करना शुरू कर देगा। सो सिंपल वे में अगर आप अपना कंट्रोल चाह रहे हैं तो ओरिजिनल ऑडियंस पे आ जाएं, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, फर्दर लिमिट रीच को चूज़ कर लें, इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। सो अब वो देखें जो एडवांटेज ऑडियंस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, सिर्फ ऑडियंस में। अब ये मैनुअल ऑडियंस आ गया, मतलब क्या है, अब ऑडियंस का कंट्रोल ज़्यादा आपके पास है, ठीक है। सो सिंपल वे में अब ये देखें, हमने जो लोकेशन टारगेट की थी बेगमपुरा की, वो भी आ रही है यहाँ पे। और साथ साथ देखें पूरा एज का मुझे कंट्रोल मिल रहा है, मैं अपनी मर्ज़ी की एज लिमिट टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने हमेशा मैच्योर ऑडियंस को टारगेट करना है, मैच्योर एज को टारगेट करना है, जो कि 22 साल से लेकर 21 साल से लेकर 45 ईयर्स है। इसे छोटा करेंगे ना, 17 साल 16 साल, वो मैच्योर एज नहीं होती, वो एबिलिटी नहीं है कि वो कुछ ख़रीद सकें। हमने हमेशा उस एज को टारगेट करना जो ख़रीदने वाली रहो, ठीक है। देन आप यहाँ से जेंडर को भी टारगेट कर सकते हैं, मेल फीमेल। डिटेल टारगेटिंग क्या है ये हम अगली कैंपेन में समझ लेंगे, ठीक है। आगे आ जाएं, ठीक है, प्लेसमेंट्स पे आ गए, ठीक है। मैंने 3 चीज़ें बताई थी, स्ट्रक्चर, ऑडियंस, प्लेसमेंट। स्ट्रक्चर हम कर चुके, ऑडियंस भी हम कर चुके, अब आगे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारा ऐड कहाँ पे शो हो। इसके अंदर प्लेटफॉर्म की भी सेटिंग होगी। प्लेटफॉर्म मतलब मैं चाहता हूँ मेरा ऐड सिर्फ फेसबुक पे चले, या मैं चाहता हूँ मेरा सिर्फ इंस्टाग्राम पे चले, मैं प्लेटफॉर्म की सेटिंग्स भी कर सकता हूँ। और दूसरा मैं प्लेसमेंट की सेटिंग भी कर सकता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पे भी मेरे पास अभी एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, मतलब अगर मैं इसी ऑप्शन के साथ रहूँगा तो एडवांटेज मैंने अभी क्या बताया था कि एडवांटेज जहाँ पे लिखा हो, इसका मतलब मेटा खुद कंट्रोल करेगा। मेटा किसको कंट्रोल करेगा? प्लेसमेंट को। मतलब मेटा खुद डिसाइड करेगा मेरा ऐड फेसबुक पे ज़्यादा चलेगा या इंस्टाग्राम पे, दूसरा मेरा ऐड फीड पे ज़्यादा चलेगा या रील पे। मैं अपना कंट्रोल चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। सो आप एडिट पे जाइए, इसको मैनुअल कर लें, और मैनुअल करने के बाद अब आपके पास पूरा कंट्रोल होगा। सबसे पहले प्लेटफॉर्म का, जैसे मैं चाहता हूँ मेरा ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम पे चले, मैं इन सबको अनचेक कर दूँगा और सिर्फ इंस्टाग्राम रहने दूँगा। अब मेरा ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलेगा। नीचे प्लेसमेंट्स भी हैं, मैं चाहता हूँ मेरा ऐड फीड पे चले। इन चक्रों में आपने नहीं पढ़ना, आप प्लेटफॉर्म को छेड़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इंस्टाग्राम पे अच्छी ऑडियंस होती है बनिस्बत फेसबुक के। लेकिन अगर आप फेसबुक को नहीं चूज़ करेंगे तो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव भी हो सकता है। तो कोशिश करें अभी दोनों को ही लेकर चलिएगा, फेसबुक को भी इंस्टाग्राम को भी, ठीक है। और आगे जाके देख लीजिएगा आपको इंस्टाग्राम से अच्छी ऑडियंस मिल रही है या फेसबुक से, फिर आप सिंपल इंस्टाग्राम पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने एड सेट में क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर भी बना लिया, ऑडियंस भी बना ली और प्लेसमेंट भी बना ली, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे भी अपनी, जैसे हमने कंपेन का नाम दिया था, एड सेट का नाम भी दे सकते हैं, हमने शायद नहीं दिया, उसी तरीके से आप यहाँ पे ऐड का नाम भी देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ नाम आपको शो होगा और आपके अलावा किसी को शो नहीं होगा। सेकंड नंबर पे लिखा पार्टनरशिप ऐड। ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, इसका फ़ायदा भी होता है, बाज़ औक़ात काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी होता है। मान लीजिए कि कोई एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, हम एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्रिकेटर को पकड़ लेते हैं, जैसे शाहिद अफरीदी है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। हमने एक इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवा ली, उसने अपने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है।
तो जब भी आप कोई इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसका स्पेसिफिक एक कोड होता है। आप टिकटॉक पे भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं, आप मेटा पे भी करते हैं, उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है। तो वो इन्फ्लुएंसर अगर आपको कोड शेयर कर दे, आप उस कोड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखेंगे पार्टनरशिप ऐड में मैं क्लिक करता हूँ दिस वन, ठीक है ना। सो ये देखें यहाँ पे ना एंटर कोड की भी ऑप्शन है, यहाँ पे ना आप अपना कोड लगा सकते हैं। वो कोड जो वो इन्फ्लुएंसर सेंड करेगा आपको शेयर करेगा। अब इसका बेनिफिट होगा क्या? इसका बेनिफिट ये होगा कि ऑटोमेटिकली वो वीडियो यहाँ पे लग जाएगी, हमें अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये कोई इतना बेनिफिट नहीं है, वो तो हम 1 मिनट के अंदर खुद भी अपनी तरफ से भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। असल फ़ायदा आपको क्या होगा कि उस इन्फ्लुएंसर की वीडियो पे जो व्यूज़ आए होंगे, जितने लाइक्स आए होंगे, वो आपके ऐड के अंदर भी शो हो रहे होंगे। इससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। मान लीजिए जैसे शाहिद अफरीदी ने से हम एक वीडियो बनवाते हैं, उसने एक वीडियो लगाई, ठीक है, और उसके अपने इंस्टाग्राम पे उस अच्छी रीच आ रही है, 1 के लाइक्स भी आ गए हैं, ठीक है, 1 मिलियन व्यूज़ भी आ गए हैं, ठीक है, 1 मिलियन व्यूज़ भी आ गए, कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे ऐड के नीचे भी शो हो रही होंगी कि इस ऐड पे इतने लाइक्स हैं, इस ऐड पे इतने व्यूज़ हैं, इस ऐड पे इतने कमेंट्स हैं। उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट ये पड़ता है कि लोगों को लगता है ये ऐड पता नहीं कितने महीने से चल रहा है, इसलिए इस पर इतने ज़्यादा मिलियंस व्यूज़ हैं। आपने अक्सर ऐसे ऐड देखे होंगे जिनके नीचे मिलियन व्यूज़ होते हैं और आप उससे इंप्रेस होकर आप ट्रस्ट कर लेते हैं कि यार इस पर इतने मिलियन व्यूज़ हैं, तो मतलब जो है ना ये बड़े अरसे से ये ऐड चल रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात वो पार्टनरशिप एड्स भी होते हैं। अगर किसी इन्फ्लुएंसर पे ने वो वीडियो अपलोड की, उस पर अच्छे व्यूज़ हैं, तो वही व्यूज़ अगर आप भी अपने पार्टनरशिप ऐड से जो है वो इम्प्लीमेंट कर लें, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपके ऐड के अंदर भी वो व्यूज़ वगैरह काउंट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप ऐड का पर्पज़ है। अच्छा, देन नीचे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आपका पेज और यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इंस्टाग्राम प्रोफाइल अभी आप लोगों की कनेक्ट नहीं हुई होगी, तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलाना चाहते हैं, यहाँ पे आपकी अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अटैच होनी चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट, क्योंकि मेरी तो अटैच है, तो आपको यहाँ पे ना कनेक्ट अकाउंट की ऑप्शन नज़र आएगी, तो आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो होगा ये कि आपको ना एक ऑप्शन मिल जाएगी, मतलब आपको कहेगा कि साइन अप कर ले, इसको अपना ईमेल पासवर्ड लगा दीजिएगा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी समझ लीजिएगा कि आपका इंस्टाग्राम प्रोफेशनल होना चाहिए। अब प्रोफेशनल इंस्टाग्राम क्या होता है, मतलब आप जो भी इंस्टाग्राम ओपन करते हैं ना, उसकी सेटिंग में अपने इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोफेशनल इंस्टाग्राम जो हुआ होगा वही लगेगा। ठीक है, तो उसको भी आप प्रोफेशनल कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, आप इसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं। ठीक है, ये सेटिंग्स है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि आप अपने अकाउंट को जो है वो किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे ये देखें, ये प्रोफेशनल अकाउंट है, ठीक है ना, ये देखें अभी जो हमारा अकाउंट है ना प्रोफेशनल अकाउंट में। ठीक है, अगर तो आप भी देख लीजिएगा आपका अकाउंट प्रोफेशनल में कन्वर्ट हुआ हो, नहीं हुआ होगा तो यहाँ से सिंपल एक स्टेप में 1 मिनट के अंदर आप इसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उससे बेनिफिट ये होगा कि वही अकाउंट आपका अटैच होगा जो प्रोफेशनल होगा। अगर सिंपल अकाउंट है वो अटैच नहीं होगा। तो यहाँ से प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, आपसे वो डिटेल पूछेगा कि अपना ईमेल लगा दें, अपना फ़ोन नंबर लगा दें, डेट सेट लगा दीजिएगा, आपका इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और वही अकाउंट यहाँ पे अटैच होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, दूसरा, देन यहाँ पे आ जाएं, ऐड सेटअप पे आ जाएं। यहाँ पे भी आगे बाद 2 ऑप्शंस मिलेंगी, एक तो क्रिएट ऐड है, दूसरा एग्जिस्टिंग पोस्ट की भी ऑप्शन है, तीसरा भी आपके काम की नहीं है तो आप इसको मौका पर छोड़ सकते हैं। ये 2 ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ की जाती है, एक क्रिएट ऐड, एक एग्जिस्टिंग पोस्ट। क्रिएट ऐड बाज़ औक़ात फ़ायदा देती है और एग्जिस्टिंग पोस्ट भी बाज़ औक़ात फ़ायदा दे देती है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा गाइड इसके रेलिवेंट कर देता हूँ। जब क्रिएट ऐड करते हैं ना, तो आपकी कोई भी वीडियो, ठीक है, जैसे मैं अभी क्रिएट ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने क्रिएट ऐड पे क्लिक कर लिया। अब क्या हुआ, वो मुझसे ऑप्शन पूछा। भी मैं आपको मतलब बताता हूँ क्रिएट ऐड का मतलब, कि अभी इसको भी यहाँ पे रखें कि हमने क्रिएट ऐड ऑप्शन चूज़ किया। उसके आगे हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि आप सिंगल इमेज ऐड या वीडियो ऐड यूज़ करेंगे या कैरोसेल यूज़ करेंगे। अब इसका मैं आपको मतलब भी समझा देता हूँ कि सिंगल इमेज क्या होता है और कैरोसेल ऐड कौन से होते हैं। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक ऐड लाइब्रेरी ओपन कर देता हूँ।
अगर आप लोगों को ऐड लाइब्रेरी का आइडिया नहीं है तो समझ लीजिएगा कि फेसबुक ऐड लाइब्रेरी अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं, ये एक ऐसा टूल है, फेसबुक का अपना टूल है, ठीक है, जहाँ पे आप किसी के भी एड्स को देख सकते हैं, किसी भी ब्रांड के ऐड को आप चेक कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड के ऐड को आप स्पाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपके पास कंट्री है, मतलब किस कंट्री के ब्रांड्स के ऐड आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप यूएसए के एड्स देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के, कनाडा के, आप यहाँ पे हर कंट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आप सर्च करेंगे, यूनाइटेड स्टेट करेंगे आपको यूनाइटेड स्टेट मिल जाएगा, ठीक है। कनाडा सर्च करेंगे कनाडा मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम पाकिस्तान को चूज़ करते हैं, ठीक है, हमने पाकिस्तान को चूज़ कर लिया। यहाँ पे ऑल एड्स करना है आपने लाजमी, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। देन यहाँ पे आप वो कीवर्ड लिख दें या किसी ब्रांड का नाम लिख दें या कीवर्ड लिख दें किसके आप ऐड देखना चाह रहे हैं। जैसे पाकिस्तान का एक फेमस ब्रांड है सफ़ायर है, गुल अहमद है, ठीक है, मारिया भी है, निशात है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मारिया भी फॉर एग्जांपल, ये पाकिस्तान का क्लोथिंग का एक फेमस ब्रांड है। अब ना मारिया भी के रेलिवेंट जो भी पेजेस होंगे वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब जैसे ही पाकिस्तान का ब्रांड है मारिया भी, अब मुझे मारिया भी का पेज नज़र आ रहा है। आप सिंपल इस पर क्लिक करें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस वक्त मारिया भी जोन जोन से ऐड मेटा पे रन कर रहा है, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये रखेंगे इस वक्त मेटा पे अप्रोक्सीमेटली जो उसकी ऐड कॉपीज़ या एड्स है ना वो 140 हैं, मतलब मेटा की जो मारिया भी की एड्स हैं वो 140 के करीब करीब उसके ऐड इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है। और आप ये नहीं कह सकते कि 140 कैंपेन्स हैं, लेकिन 140 एड्स उसके चल रहे हैं। इसका मतलब मैं आगे जाके भी आपको समझा दूंगा, इशू नहीं है। ये देखें, ये इसके सिंगल इमेज है, ये सिंगल वीडियो है, ये सिंगल इमेज है, ये सिंगल वीडियो है। तो इससे आप देख सकते हैं ब्रांड क्या कंटेंट यूज़ कर रहे हैं अपने एड्स के अंदर, ब्रांड क्या टेक्स्ट यूज़ कर रहा है अपने ऐड के अंदर, ब्रांड क्या ऑफ़र दे रहा है। अब जैसे ये देखें, इसने ऑफ़र दिया 50% ऑफ आपके लिए, 50% ऑफ आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी ब्रांड के ऐड को स्पाई कर सकते हैं। तो ये सिंगल इमेज ऐड, ये सिंगल इमेज ऐड है, ऊपर वाला ये सिंगल वीडियो ऐड था। इसने शायद कैरोसेल भी यूज़ किए, देखें ये कैरोसेल ऐड होते हैं, कैरोसेल होते हैं स्क्रॉलेबल ऐड, ठीक है। ये स्क्रॉलेबल है, ये देखें ज़रा, ये देखें स्क्रॉल हुआ, ये कैरोसेल ऐड है। मतलब मैक्सिमम आप 10 इमेजेस इसमें यूज़ कर सकते। इन्होंने कितने यूज़ किए हैं, 2, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये 6 इमेजेस, आप मैक्सिमम 10 इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। इनको कैरोसेल कहा जाता है, ये कैरोसेल एड्स होते हैं, ठीक है। और सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो आपने देख लिया। सो इसके साथ साथ एक और चीज़ भी समझ लें, बल्कि वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। फ़र्क समझ आ गया ना सिंगल इमेज में। सो ये हमारी सिंगल इमेज है। आगे वो पूछ रहा है कि आप अगर कोई आपके ऐड पे क्लिक कर दे, कहाँ पे लैंड हो, तो आप उसको अपने मैसेज ऐप पे लैंड करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस की कैंपेन में क्लिक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। वेबसाइट पे लैंड करवाना चाहें करवा सकते हैं, कॉल्स पे लैंड करवाना, क्योंकि अवेयरनेस में हम जा रहे हैं कि बस लोग हमारा ऐड देखें। तो एहतियाती तौर पे वेबसाइट अगर आपकी रेडी है तो लगा दें, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेंजर वगैरह लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस पर भी टिक कर लेंगे तो ये भी आपका व्हाट्सएप पे भी ऑडियंस में भी कोई ऑडियंस 1-2 आपके लैंड हो जाए। लेकिन अवेयरनेस में आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं रखना, ये अप्रोच नहीं रखनी कि मेरे पास लोग आएंगे मुझे ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्योंकि अवेयरनेस का पर्पज़ ही यही है। आप अवेयरनेस चूज़ इसलिए करें कि लोग बस आपके ब्रांड को जानना शुरू कर दें। नीचे आ जाए यहाँ पे, अब वो देखें, वो आपसे पूछ रहा है कि अपना क्रिएटिव लगाएं, क्योंकि हमने ऊपर चूज़ किया था, मैंने कहा था कि अभी मैं आपको समझाता हूँ। 2 ऑप्शन थे, ऐड क्रिएटिव और एग्जिस्टिंग पोस्ट, ठीक है। तो ऐड क्रिएटिव आ गया कि अब वो कह रहा है अपना क्रिएटिव लगाएं, वो क्रिएटिव लगाएं जो भी अपनी गैलरी के अंदर लगाना चाहें आप सिंपल वे में लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इमेज ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ, सो सिंपल क्या होगा कि मेरी जो भी इमेजेस हैं, जो भी वीडियोस हैं, वो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे लग जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी इमेजेस अपलोड पे क्लिक करेंगे ना तो वो आपकी सारी फाइल ओपन हो जाएगी जो कि आपके लैपटॉप के अंदर सेव है। तो वहाँ से आप कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो उठा सकते हैं। जैसे मान लें मैंने इस प्रोडक्ट का ऐड चलाना है, मैंने इसको कॉपी किया, अब वो यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर दूँगा तो ये मेरी एक इमेज सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। और कुछ साइजेस को भी समझ लीजिएगा आप यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास ना फेसबुक की प्लेसमेंट्स हैं जो हमने कल की क्लास में, अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था। फीड भी है, रील भी है, स्टोरी भी है। तो फीड का साइज़ होता है डिफरेंट,
रील का साइज़ होता है डिफरेंट, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जैसे देखिए, जो फीड का साइज़ है ना वो होता है 1080 बाई 1080, और जो रील का साइज़ होता है ना वो 1080 बाई 1920, क्योंकि फीड बॉक्स में होती है। और रील आपने भी मोबाइल पे रील्स देखते होंगे ना, वो बॉक्स शेप में नहीं होती, वो रेक्टेंगल शेप में होती है, ठीक है। तो उसकी जो विड्थ होती है वो 1080 होती है, और जो हाइट होती है वो 1920 होती है। अब यहाँ पे वो इशू दिखा रहा है आपको, इशू नहीं है, बल्कि अगर आप इसको करना चाहे कर सकते हैं। वो कह रहा है कि अगर तो आपका ऐड फीड पे चलेगा तो ऐसा चलेगा, क्योंकि ये देखेंगे 1080 बाई 1080 का ये ऐड है, इसलिए बिल्कुल फिट आया। लेकिन जब आपका रील पे चलेगा तो वो ऐसा चलेगा, ऊपर ब्लैक स्पेस नीचे ब्लैक स्पेस। क्यों? क्योंकि रील का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कोई मसला तो नहीं है, लेकिन अगर आप रील वाला साइज़ अपनी तरफ से बनाना भी चाहते हैं, कोई पोस्ट, कोई वीडियो, कोई इमेज, तो वो आप 1080 बाई 1920 में बना सकते हैं। उससे ये जो खाली स्पेस है ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये इतना भी मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर तो आपका ये बॉक्स भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ऊपर खाली स्पेस भी नज़र आ रही है, तो इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा ऐड पूरा पूरा फिट हो, तो स्क्वायर में तो फीड में तो आपका यही साइज़ चल जाएगा, लेकिन रील में आपको साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखें, रिप्लेस की ऑप्शन आ रही है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने यही इमेज जो है वो 1080 बाई 1920 में बनाई, जैसे ये देखें, ये मेरी इमेज 1080 बाई 1920 में बनी हुई है, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। वैसे ही इमेज आपने चेंज नहीं करनी, वरना फीड पे कोई और इमेज चल जाएगी, वीडियो पे वो रील पे कोई और इमेज चल जाएगी, सेम रखनी है। मैं बस समझाने के लिए डिफरेंट इमेज लिया। अब ये देखें, फिट आ रहा है ना साइज़, ये देख रहे हैं, कहीं वो ब्लैक स्पेस नहीं आ रही। तो समझाने का मकसद ये है कि अगर आप सेम साइज़ भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप डिफरेंट साइज़ भी लगाना चाहते हैं, वो फिट बिल्कुल फिट चाहते हैं, तो आप उसका साइज़ भी कैनवा पे जाके चेंज वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट कर लें, इसको भी अभी डन करते हैं फिल वक्त, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी तो मैंने बस गलती ये कर दी है कि फीड पे कोई और इमेज, रील पे कोई और इमेज। आपने ये गलती नहीं करनी, जो फीड पे लगाई है वही रील पे लगानी है, ठीक है। ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक इमेज एक और कोई और लगा दी, क्योंकि साइज़ एक यही इमेज जिसका साइज़ वो वाला था। सो वापस नीचे आ जाए। सो ये था ऐड क्रिएटिव। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि मेटा को ना सिग्नल मिलता है कि यार ये क्रिएटिव न्यू है, फ्रेश क्रिएटिव है। तो जब कोई क्रिएटिव फ्रेश होता है ना, उस पर मेटा आपको बाज़-औक़ात अच्छे रिजल्ट ला के देता है। जो क्रिएटिव फ्रेश होता है ना, तो उसका एल्गोरिदम मेटा का बिल्कुल फ्रेश होता है, तो आपको न्यू अच्छे रिजल्ट भी ला के दे देता है। और दूसरा है एग्जिस्टिंग पोस्ट की ऑप्शन। इसमें क्या होगा कि जो पोस्ट आपने ऑलरेडी की होगी अपने फेसबुक पे, वो इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो कोई इमेज अपलोड की होगी इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, ठीक है, आप वो डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और उसी का ऐड चल जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके ऐड पे जो व्यूज़ आएंगे और वही वीडियो जो आपकी इंस्टाग्राम पे लगी हुई है, वो व्यूज़ वहाँ पे भी काउंट होते रहेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल समझ लें, जैसे मैं आपको इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे इंस्टाग्राम का अकाउंट है। मान लें कि मैंने ना ये वाली वीडियो जो है ना वो कनेक्ट कर लिया। अभी इस वीडियो पे जो व्यूज़ है ना, फॉर एग्जांपल हैं 310 है, अभी रिसेंटली अपलोड हुई है, 310 व्यूज़ हैं। मैंने ये वीडियो यहाँ पे ये वीडियो को कनेक्ट कर लिया एग्जिस्टिंग पोस्ट से। उससे क्या होगा कि मेरे ऐड में जो रीच आएगी, हो सकता है 10,000 एक दिन में वो लोग ऐड देख लें, 20,000 देख लें, जितनी मैं स्पेंडिंग करूँगा, तो वो व्यूज़, वो कमेंट्स, वो यहाँ पे भी शो होते रहेंगे। इससे ये होता है कि आपकी प्रोफाइल भी ग्रो हो जाती है, ठीक है, और आपके व्यूज़ आपके अकाउंट में भी काउंट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका बस ये एक बेनिफिट आपको मिल जाता है सेपरेटली, और इसका कोई दूसरा तीसरा बेनिफिट नहीं है। और ऐड क्रिएटिव का मैंने आपको बता दिया, उसका बेनिफिट ये होता है कि मेटा को फील होता है कि ये फ्रेश क्रिएटिव है, और मेटा आपको बेहतर रिजल्ट भी ला देता है। और एग्जिस्टिंग पोस्ट में मेटा को लगता है यार ये तो वही पोस्ट है, तो हो सकता है कि वो आपकी जो एफिशिएंसी थोड़ी सी कम कर दे, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी ग्रो हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने एग्जिस्टिंग पोस्ट को चूज़ किया। अब मुझे ऑप्शन दे रहा है कि भैया अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लो। मेरी मर्ज़ी, मैं फेसबुक की पोस्ट भी चूज़ कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम की भी चूज़ कर सकता हूँ। अब जैसे इंस्टाग्राम है, तो ये देखिए मैंने मैंने आपको पोस्ट दिखा रहा था वो ये वाली वीडियो है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करूँगा, तो अब यही पोस्ट वीडियो पे मेरा ऐड चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं वो वाली करूँगा ऐड क्रिएटिव वाली
क्रिएट ऐड वाली, तो वो मैंने भी आपको बता दी कि वो आप किस तरीके से अपना ऐड या वीडियो जो भी इमेज लगाना चाहें लगा सकते हैं। आपकी मर्जी, इमेज लगानी इमेज लगा लें, वीडियो लगानी है वीडियो लगा लें, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, अब लगे हाथ ये भी कर लेते हैं जो मैंने कहा था कि मैं आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये है बेसिकली प्राइमरी टेक्स्ट, इसको प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, अप्रैल स्प्रिंग समर, ये है बेसिकली हेडलाइन। और उस पर जब कोई क्लिक करेगा ना, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, और ये है कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, ये प्राइमरी टेक्स्ट है, ये मेन हेडलाइन है ईद कलेक्शन। ठीक है, जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो डिस्क्रिप्शन भी ओपन हो सकती है, डिस्क्रिप्शन बाद होकर नीचे भी शो हो रही होती है डिटेल में। और ये कॉल टू एक्शन बटन है। कॉल टू एक्शन बटन वो होता है जिस पे लोग क्लिक करके एक्शन लेंगे। वो डिपेंड करेगा आप कौन सी कंपेन चला रहे हैं। अब हमारी अवेयरनेस की कंपेन है, अवेयरनेस की कंपेन में तो हमारा गोल ये है कि लोग हमारे ऐड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। तो हमारा लिए सबसे जो बेहतरीन बटन रहेगा कॉल टू एक्शन, वो लर्न मोड का रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जाने। हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ का बटन बेस्ट रहेगा। हम फॉलोअर्स के लिए कंपेन चला रहे हैं तो फॉलो अस, सब्सक्राइब का बटन बेहतर रहेगा। तो जो भी आप ऑब्जेक्टिव चूज़ करें उसके अकॉर्डिंग आपका कॉल टू एक्शन बटन भी होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से। अब प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ पे शो होता है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे ये प्राइमरी टेक्स्ट है। तो जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे वो आपके ऐड के ऊपर शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपको ना ऐड प्रीव्यू भी दे रहा होगा कि आपका ऐड ऐसे शो होगा। ये देखेंगे, अब जो भी मैं प्राइमरी टेक्स्ट लिखूँगा वो भी यहाँ पे थोड़ी देर तक मेंशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी आप 1-2 मिनट इसको दीजिएगा तो आपका जो टेक्स्ट है ना वो भी यहाँ पे कुछ देर पे मेंशन हो जाएगा। इसको कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। देन हमारे पास और भी हमने 2-3 ऑप्शन पर ही है। हेडलाइन, हेडलाइन मैंने बता दी कहाँ पे शो होती है। हेडलाइन में आप कोई ऑफर लगा सकते हैं, फ्री शिपिंग जैसे इन्होंने लगाई हुई है। क्या क्या लिखा हुआ है, ईद कलेक्शन, कोई कलेक्शन का नाम लिखा हुआ है, तो आप भी कोई अट्रैक्टिव लाइन यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। फ्री शिपिंग, फलां कलेक्शन, व्हाट्सएवर उसकी हेडिंग देना चाहें दे सकते हैं। और नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन भी है। ठीक है, अभी इसमें डिस्क्रिप्शन की भी ऑप्शन नहीं आ रही। ठीक है, अवेयरनेस की कंपेन में अक्सर नहीं आती, बाकी कंपेन्स में आ जाएंगी। और ये है कॉल टू एक्शन बटन, कि आप कौन सा बटन अपने ऐड पर पब्लिश करना चाह रहे हैं जिस पे लोग क्लिक करके आप एक्शन लें। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का बटन, हर तरह का बटन है, लर्न मोर, कॉन्टैक्ट अस, बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, सब्सक्राइब, व्हाट्सएप, सी डिटेल। अब सी डिटेल भी अवेयरनेस के लिए बेहतर है, लर्न मोर भी अवेयरनेस के लिए बेहतर है, तो आप ये भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक चैट बिल्डर भी है। ये बेसिकली एक क्विक मैसेज टेम्पलेट होता है जिसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस के लिए आसानी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई आपको मैसेज करने लगे, शायद मैंने आपको बूस्टिंग में भी ये चीज़ बताई थी कि अगर आपको कोई मैसेज करने लगे और उसके सामने जो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो ग्रीटिंग मैसेज भी मैंने आपको समझाया था बूस्टिंग में, ये वही चीज़ है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद अपने ऐड को पब्लिश कर लीजिएगा। और जो भी आपने बजट लगाया था, जो भी आपने लोकेशन लगाई थी, जो भी आपने अपना कंटेंट लगाया था, उस लोकेशन में, उस एज में, उस जेंडर में वो ऐड आपका दिखना शुरू हो जाएगा।